आज बात करते हैं हम लोग अबाउट मेंडल पे। लेकिन अबाउट मेंडल शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक डाउट देख लें। काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट रह जाता है कि डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड, इसमें अंतर क्या है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। काफ़ी बच्चे इनको जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार मैं इसको कंफर्म कर दूं। बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। क्लियर? आइए, जैसे अगर मैं आपको नॉर्मली कोई भी यूकैरियोटिक सेल दे दूं, सपोज करिए ये मैं आपको एक यूकैरियोटिक सेल दे दिया, तो अगर ये यूकैरियोटिक सेल है सपोज करिए, तो आप जानते हैं इस यूकैरियोटिक सेल के सेंटर में आपको क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियस मिलेगा, है ना। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों तरफ घिरी होगी, है ना। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होगा, ढेर सारा साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनल होगा। अभी हमें इससे मतलब नहीं है, मैं तो केवल मेन चीजों से हमें अपना काम करना है, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक सेल है और ये सेंटर में आपको क्या दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी कुछ आपको थ्रेड लाइक एज अ जेनेटिक मटेरियल मिले, ठीक है, जो भी कुछ न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड लाइक एज अ मेन जेनेटिक मटेरियल मिले, उसी को आप क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एक यूकैरियोटिक सेल अगर आपको दे दी जाए तो इस यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो भी कुछ थ्रेड लाइक एज अ मेन जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। क्लियर? अब ये सेल आगे बढ़ेगी डिवीजन के फेज में। मान लीजिए कोई सेल को अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले वो अपने एक प्रिपरेटरी फेज में आती है। इस प्रिपरेटरी फेज को कहते हैं इंटरफेज। ठीक, जैसे ये सेल अगर डिवाइड करने जा रही है तो डिवीजन से पहले एक प्रिपरेटरी फेज में आएगी जहां ये प्रिपेयर करेगी अपने आप को डिवीजन के लिए, और इस फेज को कहते हैं इंटरफेज। इस इंटरफेज में क्या होता है, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एज अ मेन जेनेटिक मटेरियल, जिसको आप डीएनए कह रहे हैं, ये एक दूसरे में इस तरीके से फोल्ड होने लगता है। ऐसे इन डीएनए मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल की ऐसे ऐसे लूज फोल्डिंग होने लगती है, इसी लेस फोल्डेड, और अगर मैं और अच्छा शब्द इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लेस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को, लेस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को ही मैं क्या बोलता हूं, आप जान जाइए, इसी को बोला जाता है क्रोमैटिन, जो कंफ्यूजिंग है काफी ज्यादा। ये क्रोमैटिन कब आपको दिखेगा, इंटरफेज स्टेज पे दिखेगा। क्लियर? अब सेल डिवीजन फेज में है तो आगे डिवीजन में जाएगी, और जब ये डिवीजन के अपने पहले फेज में आती है जिसे आप क्या कहते हो, प्रोफेज फर्स्ट, इस प्रोफेज फर्स्ट में पहुंचने समय ये जो आपका लेस फोल्डेड डीएनए है या लेस कंडेंस्ड डीएनए है, ये आपका हाई फोल्डेड डीएनए, या मैं और अच्छा शब्द इस्तेमाल करना चाहूं तो कह सकता हूं हाई कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी हाई कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को ही आप क्या बोल देते हो, क्रोमोसोम्स बोल देते हो। इसी को आप क्या बोल देते हो, इसी को आप नॉर्मल भाषा में क्रोमोसोम बोल देते हो। तो क्रोमोसोम क्या है, कुछ और नहीं है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है। किसका, डीएनए का। अगर मैं बनाना चाहूं तो यही जब हाई फोल्डेड हो जाता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखने लगता है। मैं थोड़ा और क्लियर बनाता हूं ताकि आपको ठीक लगे देखने में। ये देखिए, ये क्रोमोसोम बनाया मैंने, इधर मैंने एक और क्रोमोसोम बनाया आपके लिए। ये कुछ और नहीं है, ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्या है, डीएनए। क्लियर? ये दो क्रोमोसोम मैंने बना दिए। अब इस क्रोमोसोम की ये आर्म्स अगर आपको नजर पड़े इस पे, तो ये क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स हैं। इन्हीं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम को, इन्हीं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम को ही क्या बोल दिया जाता है, क्रोमेटिड कह देते हैं। ठीक, इन्हीं को क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिड कह देते हैं। और क्योंकि ये इसी क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स हैं तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, सिस्टर क्रोमेटिड बोल दूंगा, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम की आर्म्स हैं। तो क्या सर इस वाले में भी इन दोनों आर्म्स को मैं सिस्टर क्रोमेटिड कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्लियर? तो ये आपका मैंने बताया कि कोई भी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो भी कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एज अ मेन जेनेटिक मटेरियल मिलेगा उसे आप क्या नाम दोगे, डीएनए। अब डीएनए को अगर कोई सेल है
तो वो डिवीजन फेज में जा रही होगी। अगर ये डिवीजन फेज में जा रही है तो सबसे पहले एक प्रिपरेटरी पीरियड में आती है जिसे कहते हैं इंटरफेज, जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। इस इंटरफेज में ये जो डीएनए है ये लेस फोल्डेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है या लेस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको मैं क्या कह देता हूं, क्रोमैटिन। आगे चल करके जब ये सेल डिवीजन के फर्स्ट फेज में एंटर करती है, दैट इज प्रोफेज फर्स्ट, तो यही लेस कंडेंस्ड डीएनए हाई कंडेंस्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और इसी हाई कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को ही क्या बोलते हो, क्रोमोसोम्स बोलते हो, जो मैंने ऊपर यहां पे आपके लिए 2 ठो बना रखा है। इन्हीं की आर्म्स को क्या बोल दिया जाता है, क्रोमैटिड बोल दिया जाता है। अगर ये एक ही क्रोमोसोम की दोनों आर्म हैं तो मैं इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड बोल दूंगा, और अगर ये इस वाले क्रोमोसोम की आर्म्स हैं, ये भी एक क्रोमोसोम है और इसकी दोनों आर्म्स हैं, तो इसको भी मैं सिस्टर क्रोमैटिड बोल दूंगा। क्लियर? तो ये बात हो गई डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में। इसको जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हम वहां पे एक एग्जांपल भी सेट करते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि आप आए यहाँ वैष्णवी ट्यूटोरियल्स में, क्लास लिया आपने और आप यहां से घर जा रहे हैं, रास्ते में बेतहाशा गर्मी है, आप घर पहुंचे एकदम गर्मी से परेशान हैं, आपने शर्ट वर्ट उतारी, ऐसे फेंक दी बिस्तर पे, जीन्स उन्स उतारी ऐसे फेंक दी बिस्तर पे। अब वो जो जीन्स आपने फेंकी हुई है बिस्तर पे, दैट इज योर डीएनए। क्लियर? पीछे से मम्मी की आवाज आई, उसको तुम सही से रखते हो कि मैं आऊं, है ना? अब मन तो था नहीं लेकिन रखना था, माता जी का आदेश था, तो आप गए, मन तो बिल्कुल अंदर से नहीं है लेकिन आप गए, उसको थोड़ा बहुत फोल्ड किया और अच्छे से वहीं किनारे रख दिया। तो नाउ दैट लेस फोल्डेड जीन्स इज योर क्रोमैटिन। और अगर आपका सुनने के बाद ऐसा मन कहा कि लाओ प्रेस लेकर के चलें, अच्छे से इस्त्री कर दें और एकदम बढ़िया से हाईली कंडेंस्ड फॉर्म कर दें जीन्स का, या हाईली फोल्डेड फॉर्म कर दें जीन्स का, तो दैट एग्जांपल या दैट जीन्स विल बिकम योर क्रोमोसोम, क्योंकि अब वो हाईली फोल्डेड फॉर्म में है। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है। ठीक, अब जब हम इतनी बातें कर ही लिए हैं तो मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा आपको और इसमें आगे ले चलूं। तो प्रोफेज फर्स्ट के कई स्टेजेस हैं, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। मैं सब लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि जगह भी कम है, मैं आपको मेन चीज बताता हूं जो मुझे जिस पे बात करनी है। जब आप आगे पहुंचेंगे डिवीजन के फेज में, और जब ये सेल प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटीन स्टेज में पहुंचेगी, तो यही जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, इनकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ध्यान से देखना, ये क्रोमोसोम, ये दोनों आर्म्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्रोमोसोम, ये दोनों आर्म्स, सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम की जो पास वाली आर्म्स हैं, अलग अलग क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स, इन्हें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। और जब प्रोफेज फर्स्ट के सेल पेकाइटिन स्टेज में पहुंचती है तो इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में एक घटना घटती है जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्रॉसिंग ओवर में इस तरीके से इन होमोलॉगस क्रोमोसोम की दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर जाती हैं। मैं इसका क्रोमोसोम मैं इसका जेनेटिक मटेरियल दिखा दे रहा हूं रेड कलर से, देखिए ध्यान से, और इसका जेनेटिक मटेरियल दिखा दे रहा हूं ब्लू कलर से, ये देखिए ध्यान से। ठीक, तो जब प्रोफेज फर्स्ट का पेकाइटिन स्टेज आता है तो यही होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी, और इसी स्टेज को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। इसको क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है ना। क्या ना लिख करके मैं यहां बता देता हूं आपको, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहां पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोला जाता है, चैज़मेटा बोला जाता है। ठीक, चैज़मेटा बोला जाता है। ये डिप्लोटीन स्टेज में विजिबल हो जाता है अंडर माइक्रोस्कोप, आप इसको देख सकते हैं। ये सारे नीट के सवाल हैं। प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटिन स्टेज में आपका क्रॉसिंग ओवर चालू हो जाता है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे चैज़मेटा कहते हैं, ये डिप्लोटीन में बनता है और ये इंडिकेशन है कि क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुकी है। अब जब ये क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुकी है और ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच होंगे एक दूसरे से, तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा, इनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। कैसे सर, दिखाओ, कुछ इस तरीके से। ये एक क्रोमोसोम और ये मैंने बनाया दूसरा क्रोमोसोम, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? ये आपका दूसरा क्रोमोसोम। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इसके पास यहां पे इसका मटेरियल है रेड कलर से, और फिर मैं आधा पार्ट इसका ब्लू से बना दे रहा हूं।
क्लियर? इसका मतलब कि जब यहां क्रॉसिंग ओवर होगी और ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से डिटैच होंगे तो इस वाले क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा इसके साथ और इस वाले क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा इसके साथ, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा। और इस जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज के कारण नए नए तरीके के कॉम्बिनेशन आएंगे जो आगे चल करके वेरिएशन का कारण बनेंगे। तो यहां पे जो आप क्रोमोसोम देख रहे हैं, यहां पे देखिए आधा मटेरियल रेड से है, आधा जेनेटिक मटेरियल रेड है और आधा ब्लू है। और इस वाले में अगर आप देखिए तो ये देखिए आधा मटेरियल ब्लू है और नीचे देखिए तो मैं रेड बना दे रहा हूं। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल का क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया है। यही जो बना हुआ है दोनों, इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट और प्रोसेस को बोल देते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है? क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट से जो हमें ऑब्टेन्ड हो उसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं इनको रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब नए नए वेरिएंट्स के क्रोमोसोम्स। एम आई क्लियर? यही कारण बनेंगे किसके लिए? वेरिएशन के लिए। तो जब हमने वेरिएशन पढ़ाया था तो हमने कहा था डिग्री ऑफ डिफरेंसेस एमंग पेरेंट एंड प्रोजेनी। जो भी पेरेंट और प्रोजेनी के बीच में डिग्री ऑफ डिफरेंसेस दिख रहा है वो क्या है? वेरिएशन है। ये वेरिएशन क्यों आता है? 3 कारण से, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन पे हमने पर्याप्त मात्रा में बात कर ली थी उसी समय। अब हम बात कर रहे थे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर क्या फिनोमेना होता है? क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में ओवरलैप कर जाती हैं इन प्रोफेज फर्स्ट पेकाइटिन स्टेज। जब प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन स्टेज आती है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती है और एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है डिप्लोटीन में आके, जिसे चैज़मेटा कहते हैं। बाद में जब ये क्रोमोसोम डिटैच होते हैं एक दूसरे से तो इस वाले क्रोमोसोम का कुछ जेनेटिक मटेरियल इस वाले के पास और इस वाले क्रोमोसोम का कुछ जेनेटिक मटेरियल इस वाले के पास, जिससे नए नए तरीके के रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। और इस फाइनल जो रिजल्ट आता है उसी को मैं कह देता हूं क्या? रिकॉम्बिनेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यही जो नए तरीके के वेरिएंट्स आपको यहां दिख रहे हैं, इसी के कारण क्या आता होगा? वेरिएशन आता होगा। ठीक, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अब आपको बेसिक सारी चीजें पता है। आइए अबाउट मेंडल की बात करें तो मेंडल साहब का जन्म कब हुआ था? डेट थी 22 जुलाई 1822। उसके बाद बात आती है कि ये किस प्लेस पे जन्म हुआ था इनका, तो उसका प्लेस का नाम है ऑस्ट्रिया। एक गांव था सिलसिलिया विलेज, है ना, वहां पे इनका जन्म हुआ था। विलेज वगैरह आपको नहीं याद रखना, आप केवल इतना याद रखिए कि प्लेस का नाम ऑस्ट्रिया था। क्लियर? उसके बाद वर्क कहां करते थे? ये ऑगस्टेनियन मॉन्स्ट्री में काम करते थे। वहां पे ये एक प्रीस्ट थे या मॉन्क कह लीजिए, और वहां पे पढ़ाया भी करते थे ये। क्लियर? इन्होंने क्या किया था? पाइसम सेटाइवम पे, दैट इज पी प्लांट, इस पे 7 साल तक, 7 लॉन्ग ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था फ्रॉम 1856 टू 1863। क्या सर ये ईयर याद रखना जरूरी है? बिल्कुल। नीट वाले क्या पूछेंगे ये आपको भी नहीं पता और हम गैस ही कर सकते हैं, कंफर्म तो नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी होती है जो पूछा जाना मैक्सिमम हो सकता है, तो हम वही बता सकते हैं आपको। क्लियर? उसके बाद इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मेंडल साहब ने क्या किया था? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। 3 लॉ इन्होंने दिए थे, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो डोमिनेंस और सेग्रीगेशन आप देख रहे हैं, ये इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया है। किस बेसिस पे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया है। और ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप देख रहे हैं, इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मिला है ना। यानी ये लॉ किस बेसिस पे दिए थे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। सर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? सर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? ये अभी आपको आगे बड़े विस्तार में बताया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। आ जाइए आगे, लिखा है ही वर्कड ऑन 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। बच्चे सोचते हैं पी प्लांट में केवल 7 कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है। पी प्लांट में और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेंडल साहब ने जिसकी स्टडी की है वो 7 कैरेक्टर्स पे की है। और हर कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, जो आगे भी टेबल में हम आपको दिखाएंगे। तो यहां पे 7 कैरेक्टर्स होंगे, दैट इज 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट, है ना। क्लियर? आगे आ जाइए, बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। क्यों लिया पी प्लांट? कारण क्या था? पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का मतलब सर, एनुअल प्लांट का मतलब है कि इट कंप्लीट its life cycle within a year. It complete its life cycle within a year, है ना। यानी एक साल में ही, एक साल के अंदर अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। आगे आइए, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपको कि इन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया? क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बड़ी शॉर्ट होती है। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो इनकी लाइफ साइकिल 3 से 4 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। यानी अगर आप पी प्लांट बोएंगे तो आप 3 से 4 मंथ में ही क्या कर लेंगे? पी प्लांट को ऑब्टेन कर लेंगे, पूरी फसल बन जाएगी। और एक बार में बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्रिंग बनती है, यानी बहुत सारे पी प्लांट को आप एक ही बार में ऑब्टेन कर
पा सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब ज्यादा नंबर में पी प्लांट्स मिलेंगे तो आपका सैंपल साइज बढ़ेगा एक्सपेरिमेंट का, और जितना ज्यादा सैंपल साइज होता है आपके जो रिसर्च होती है उसको उतना ज्यादा सराहा जाता है, या उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। जो आप डेटा निकालेंगे एक्सपेरिमेंटल डेटा, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा ज्यादा फीजिबल होगा क्योंकि आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। जितना ज्यादा सैंपल साइज होगा, जितना ज्यादा ऑफ स्प्रिंग पे आप काम करेंगे, उतना बेटर रिजल्ट आपको ऑब्टेन होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल होने के कारण इसमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन की एबिलिटी होती है। भगवान ऑलरेडी इनको नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन दे करके भेजते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बना के दिखा दूं। जैसे एक पी प्लांट है, इसकी मैं पेटल्स बना दूं, मैं एक डायग्राम ही बना रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं बस। ठीक, ये पी प्लांट है, ध्यान से देखना। ठीक, इस तरीके से। तो आपको पता है यहां पे सेंटर में क्या होगा भाई? अगर ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, आप ही कह रहे हो, तो बाइसेक्सुअल का मतलब है कि इसमें मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होना चाहिए। बिल्कुल, तो बना देते हैं। ये आप देखिए, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे आप गाइनीशियम भी कहते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, और ये मैंने बनाया है लॉन्ग एंथर। ये देखिए, ये पूरा स्टेमन है एक्चुअली, है ना। स्टेमन में ही एंथर और फिलामेंट होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये पूरा क्या हो गया, आपका स्टेमन बना दिया। दिस वन इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस वन इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हो तो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का ये जो एंथर है, इस बाइलोब पार्ट को एंथर कहते हैं, और इस लॉन्ग स्टॉक को जो कि आगे चल करके यहां पे आकर के जुड़ता है, इसे फिलामेंट कहते हैं। इसी एंथर में क्या प्रोड्यूस होते हैं? ढेर सारे पोलन ग्रेन, और यही पोलन ग्रेन आगे चल करके इसी के स्टिग्मा पे आकर के पड़ेंगे। तो यानी आप ही का एक फ्लावर है, इसी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और यहीं से एंथर से पॉलन ग्रेन उठे और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़ जाए, तो ये कैसा पॉलिनेशन हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। वही लिखा है कि बाइसेक्सुअल प्लांट होता है पी प्लांट, इसलिए इसमें नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है? अकर थ्रू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आइडिया दे दूंगा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, मैं भी समझा दूंगा आगे। और इजी टू कल्टीवेट, ये तो समझ में आ ही रहा है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हम करते क्यों हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? ताकि डिजायर्ड ट्रेट के मैं क्या पैदा कर सकूं? ऑफ स्प्रिंग्स बना सकूं। डिजायर्ड ट्रेट के ऑफ स्प्रिंग का मतलब, जैसे मेरे पास एक पी प्लांट है जिसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक, और एक पी प्लांट है जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस है। मैं चाहता हूं मेरी ऑफ स्प्रिंग्स ऐसी बने जिसमें दोनों ही ट्रेट आ जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके एंथर से पॉलन ग्रेन उठा लो और एक प्लांट के, मतलब जो पी प्लांट है उसके स्टिग्मा पे ले जाकर के डाल दीजिए। यानी आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन कराइए, ह्यूमंस के द्वारा कंट्रोल किया गया हाइब्रिडाइजेशन कराइए, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो इससे जब मैं एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन उठाऊंगा और अपने डिजायर्ड प्लांट के स्टिग्मा पे लेकर के डालूंगा, तो मुझे जो ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे उसमें मेरे डिजायर्ड ट्रेट्स ही होंगे जो मैं बनाना चाह रहा हूं। यानी एक में फ्लावर भी अच्छा बनेगा ऑफ स्प्रिंग के अंदर, और दूसरी चीज उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी आएगा। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। आइए कैसे करते हैं मैं आपको समझा दूं। जैसे ये मैंने एक पी प्लांट का एंथर ले लिया, ठीक, ये है, सॉरी, ये पूरा स्टेमन ले लिया, ये है मेल प्लांट, या मेल ना कर लिख करके मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे, ये है एक स्टेमन, है ना, मेरा डिजायर्ड स्टेमन जो मैंने कलेक्ट किया है एक पी प्लांट से। ठीक, कलेक्ट क्या किया है मतलब उसी में लगा है, कंफ्यूज ना होइए। ठीक, यहां से क्या बनेगा? ढेर सारा पॉलन ग्रेन बनेगा। ठीक, तो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा? कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, मैं क्या करूंगा? इन पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर लूंगा, कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, अब मेरे पास पॉलन ग्रेन आ चुका है। अब मैं उस पी प्लांट को ढूंढ रहा हूं जिस पे मुझे ये पॉलन ग्रेन ले जाकर के छिड़कना है या स्प्रेड करना है। ठीक, आइए मैं आपके लिए एक पी प्लांट डायग्राम फटाक से बना देता हूं, ध्यान से देखना। ठीक, ये एक पी प्लांट है, उसकी पेटल्स, है ना, नीचे थैलमस भी होगा इस तरीके से। ठीक, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज गाइनीशियम, ये देखिए। ठीक,
इस तरीके से, एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे ये और ये, ठीक है, गार्निशम बन गया। और ये क्या है, एंथर, मतलब पूरा स्टेमन है, ये ऊपर एंथर है और नीचे फिलामेंट है। क्लियर। अब मुझे चाहिए कि मैं इस पॉलन ग्रेन को इस डिजायर्ड पी प्लांट पे डालूं। ये मेरा बाइसेक्सुअल पी प्लांट है, ठीक है, बाइसेक्सुअल पी प्लांट है, ठीक। मैं चाहता हूं कि मैं अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को इसी बाइसेक्सुअल पी प्लांट पे डालूं ताकि मुझे अपने डिजायर्ड ट्रेट का प्लांट ऑफ स्प्रिंग मिल जाए, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पी प्लांट अभी आपको देख रहे हैं ये अभी अर्ली इमेच्योर कंडीशन पे है, ठीक, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये मैच्योर होगा तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एक टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे। तो अगर मैं इन एंथर को ऐसे नॉर्मली छोड़ दूं तो ये एंथर डेहिसेंस करेंगे, यहां से पॉलन ग्रेन निकलेगा और वो इस स्टिग्मा पे जाकर के पड़ जाएगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। और मुझे करना क्या है, मुझे पॉलन ग्रेन बाहर से इसके स्टिग्मा पे डालना है ना भाई। प्रॉब्लम यह है कि अभी यहां एंथर जब मैच्योर होगा तो यहां से पॉलन ग्रेन निकलेंगे डेहिसेंस के बाद, और जब घर में ही सब अवेलेबल है, पॉलन ग्रेन भी घर में पड़ा है, स्टिग्मा भी घर में पड़ा है, तो बाहर से पॉलन ग्रेन लाने की क्या जरूरत है, यहीं से पड़ जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो अगर मैं इसके बावजूद अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन इस पे डालना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे ये एंथर काटने पड़ेंगे। यानी पहला स्टेप क्या होगा मेरा, पहला स्टेप ये होगा कि मुझे इमस्कुलेशन करना पड़ेगा। और ये इमस्कुलेशन क्या है, इमस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंथर, रिमूवल ऑफ immature anther, immature anther before dehiscence, before dehiscence, dehiscence से पहले, एंथर के फटने से पहले मुझे इन एंथर को क्या करना पड़ेगा, निकाल लेना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा फोर्सेप्स से। तो मैं क्या करूंगा, इन एंथर को यहां से काट दूंगा ऐसे करके, ठीक। जब ये एंथर रिमूव हो जाएंगे तो इसमें केवल स्टिग्मा बचेगा। क्लियर, ध्यान से देखिए, यानी अब यही आपका जो प्लांट है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यानी ये ऊपर वाले पार्ट सारे हट जाएंगे स्टेमन वाले, और केवल आपके पास क्या बचेगा, स्टिग्मा बचेगा। लेकिन क्या मैं अभी ही इसके स्टिग्मा पे ले जा करके पॉलन ग्रेन ले जा करके डाल दूं, अभी ये स्टिग्मा इमेच्योर है, तो पहले मुझे मैच्योर होने के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक। अब उतने दरमियान जब तक ये मैच्योर होगा तब तक ऐसा भी हो सकता है कि मैच्योरिटी के समय कोई और पॉलन ग्रेन आ जाए, तो मुझे इसे पैक करके भी रखना पड़ेगा, कवर करके भी रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक बटर पेपर लेकर के आऊंगा और उस बटर पेपर से यहां इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को या पूरे फीमेल प्लांट को कवर कर दूंगा। क्लियर। तो सेकंड चीज हम क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं, ठीक। कवर द फीमेल प्लांट with butter paper, with butter paper, clear, that's it। अब बटर पेपर से आपने कवर कर दिया है, तो जब तक आपका ये मैच्योर नहीं होगा तब तक कोई पॉलन ग्रेन आएगा नहीं। जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, एट मैच्योरिटी रिमूव बटर पेपर रिमूव कर दीजिए एंड स्प्रेड डिजायर्ड पॉलन को क्या कर लीजिए, स्प्रेड कर दीजिए, स्प्रेड डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स। बस जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो ये बटर पेपर को यहां से हटाइएगा, पॉलन ग्रेन को ले जाकर के डाल दीजिएगा, तुरंत पॉलिनेशन हो जाएगा, आगे चल करके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब नई ऑफ स्प्रिंग बनेगी तो उसमें जो 2 डिजायर्ड ट्रेट आपने सोचे थे वो आएंगे। क्या, कौन कौन से, एक तो फ्लावर अच्छा होगा, दूसरा उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। तो ये एक ओवरव्यू है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, मैंने केवल एक आइडिया दिया है कैसे करते होंगे। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में जब हम आगे बढ़ेंगे कल की क्लास में, तो हम आपको बताएंगे मेंडल साहब ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, उसमें कौन कौन से डोमिनेंट ट्रेट थे, कौन रेसिव ट्रेट थे और क्या क्रोमोसोम नंबर था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर आगे बात करेंगे। चलिए।